अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा शो है कॉन्फिडेंट पाकिस्तान और कॉन्फिडेंट पाकिस्तान में आज मेरे साथ एक बहुत हिंदुस्तान की बड़ी महान शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है जोली अंकल। इनके बारे में जब मैं बताती हूँ तो क्या ज़बरदस्त शख्सियत है उनकी। एक ज़बरदस्त तारुफ जब मैं बयान करूँगी तो आप लोग भी सोचेंगे कि एक शख्स की ये अचीवमेंट्स हैं। कई लोगों की, कई खानदानों की मिलकर अचीवमेंट्स बनती हैं, लेकिन एक शख्स ने इतनी सारी अचीवमेंट्स करी। मोटिवेशनल एंड इंस्पायरेशनल राइटर हैं। इसके अलावा इनके ये जो है पब्लिक स्पीकर भी हैं। इसके अलावा ये ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं और इन्होंने 42 बुक्स लिखी हैं और उसके बाद इन्होंने 1500 से ज़्यादा आर्टिकल्स मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स में लिखे हैं और इसके अलावा 400 से ज़्यादा वीडियोस उनकी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो सर, ये तो पूरा खानदान मिलके भी नहीं कर सकता जो आपने अकेले करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो कॉन्फिडेंट पाकिस्तान में आने के लिए, शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हेलो एंड नमस्ते। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, सभी भाई बहनों को इंडिया की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत प्यार और बहुत शुक्रिया कि आज आपने, सादिया जी ने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया कि मैं अपने जो विचार, अपना जो थोड़ा एक्सपीरियंस है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं लकी हूं कि आपके यहाँ से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और रेगुलर कमेंट्स करते हैं। बुक्स तो मेरी ज्यादा नहीं वो पढ़ पाते, रीजन भी कि इंग्लिश में मैं बहुत कम लिखता हूँ, मैं हिंदी में लिखता हूँ और वो फिर दूसरी हमारे यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उड़िया, उस तरह की वहाँ की वो लिखी होती है। तो उर्दू मुझे नहीं आती, तो इसलिए उर्दू में अभी नहीं लिख पाया। तो अच्छा, अच्छा, आपकी इजाजत हो तो आपके लिए एक शेर पढ़ दूं। जी प्लीज। आपकी शख्सियत के ऊपर ऊपर ना फिट आ रहा था तो मैंने सोचा कि अपने शो में मैं आपके लिए ये शेर जरूर पढ़ूंगी। ये मेरी खुश नसीबी होगी। सर काट के डलवा दिए, अंदाज तो देखो। सर काट के डलवा दिए, अंदाज तो देखो। पामाल है सब खल्क़े खुदा, नाज तो देखो। पामाल है सब खल्क़े खुदा, नाज तो देखो। की जुल्फो खतो खाल ने एक और कयामत। की जुल्फो खतो खाल ने एक और कयामत। तस्वीर से चेहरे पे पर्दास तो देखो। सब मीर को देते हैं जगह आंखों पर अपनी। सब मीर को देते हैं जगह आंखों पर अपनी। इस खाके रहे इश्क का एजाज तो देखो। ये शेर क्या आपके क्या लिए मैंने कहा है कि यकीनन जब आपको सब लोग अपनी आंखों पे जगह देते हैं तो आप इस राह इश्क के मुसाफिर हैं। आपका एजाज बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत, मैं हालांकि माफी चाहूंगा कि मैं सारे अल्फाज नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे फिर यहाँ पे एक बात याद आ गई। तो एक बार हम फंक्शन में गए हुए थे, तो एक अमेरिका से वहाँ के कोई डेलीगेट आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला, तो हम ब्रिटिश की इंग्लिश तो इजिली समझ लेते हैं, अपनी भी सारी इजिली समझ लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, लेकिन यूएसए वालों की इंग्लिश का जो टच है वो इजिली समझ नहीं आता। तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे हुए थे, तो जब उन्होंने बोला, वो जो अमेरिका से आए हुए थे, 7-8 मिनट के करीब बोला, तो जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने बड़ी जोर से तालियां बजानी शुरू की। तो मैंने कहा, आपको सारी बातें ये समझ आई हैं? कहता, यार अमेरिका से आया है, इतना बड़ा आदमी है, जो भी बोला होगा कुछ तो अच्छा ही बोला होगा, तो एक बार तो तालियां हो जाए। तो मैं आपके शेर के लिए भी एक बार तो तालियां बजाता। मुझे कुछ अल्फाज नहीं समझ आए, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो कुछ आपने कहा है दिल से कहा है, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। चले मैं फिर ऐसा समझा दूं, ऐसा पढ़ दूं जो समझ में आए आपके, आसान लफ्जों में आपके हाँ लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो
भरपूर होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत जी, खूब। जी जॉली अंकल, अब आप मुझे ये बताइएगा कि किताबें पढ़ने का शौक तो बहुत से लोगों को होता है। मुझे है, जी। आप बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ने का शौक होता है। अपने घर में लोग किताबों के अंबार रखते हैं, किताबों से, अब ये पुराना हो गया है शौक शायद, लेकिन जी। अभी भी है। लेकिन किताबें लिखने का इतना ज्यादा, जो आपने किताबें लिखते चले गए और 42 किताबें आपने लिख डाली और वो भी बड़ी जबरदस्त किताबें थी, तो ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, ये किस तरह से शौक आपके अंदर आया? मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में इस सवाल का जवाब दिया है कि मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने कलम नहीं उठाई थी, कोई राइटर नहीं था। एक्चुअली फादर, पार्टीशन जब हुआ हिंदुस्तान, पहले तो एक ही थे पाकिस्तान, जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो जब वो इधर आए थे तो हमारे पास ना घर था। मेरा जन्म इधर का ही है, यहाँ पे 53 में मेरा जन्म हुआ। तो लेकिन उनके पास ना घर था, ना पैसे थे, ना कोई जरिया था नौकरी वगैरह या कारोबार, तो कुछ था ही नहीं बिल्कुल। हालात उस टाइम ऐसे बने कि एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा जैसे भी। तो उस टाइम पे ऐसी चीजें सोचना कि हॉबी क्या होती है, लिखना क्या होता है, किताब क्या होती है, तो पहले मसले तो ये होते हैं कि भी रोजी रोटी परिवार के लिए कहाँ से अरेंज की जाए। तो ये चीजें तो बड़ी बाद में आती हैं, जब बाकी पेट भर जाता है तो उसके बाद फिर ये चीजें आती हैं कि भी चलो हॉबी कोई बनाई जाए, कुछ लिखा जाए, कुछ सुनाया जाए। तो ये चीजें तो बहुत बाद में आती हैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर उसके बाद अपना कारोबार शुरू किया यहाँ पे। लेकिन बीच में कुछ तबीयत खराब हो गई मेरी, तो डॉक्टर्स ने मुझे काफी अरसे तक ना बिस्तर पे बैठने के लिए कह दिया कि आप मूवमेंट नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, ज्यादा खड़े होने से स्पेशली मना कर दिया कि खड़ा नहीं होना। रीजन भी कि मेरा खून पैरों की तरफ चला जाता है और पैरों से ऊपर दिल की तरफ वापस नहीं आता। तो वो हर टाइम एक रिस्क बना रहता है कि किसी टाइम भी मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, किसी टाइम भी हार्ट के साथ कोई मसला मेरे साथ हो सकता है। तो वो जो दौर आया बीच में, उस टाइम एक्चुअली समझ भी नहीं थी, इंडिया में भी ये बीमारी ज्यादा इतनी थी नहीं, तो कोई इक्विपमेंट भी नहीं थे यहाँ पे कि टेस्ट हो सके। तो टांगों में दर्द होता था और हार्ट अटैक हो जाता था, समझ नहीं आती थी। धीरे धीरे जैसे भी हुआ, तो मेरी मिसेस को पढ़ने का बहुत शौक था, वो टीचर थी, यहाँ प्रिंसिपल थी दिल्ली के एक स्कूल में। तो उनको बहुत पढ़ने का शौक था, वो 10-12 मैगजीन आती थी, 3-4 अखबार हमारे घर में आते थे। तो अब जब डॉक्टर ने बिस्तर पे बिठा दिए तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन माइंड शुरू से क्रिएटिव रहा है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए, कुछ नया सीखा जाए, ये शुरू से था। तो उस टाइम जब देखा कि अब कुछ नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता, घूमने फिरने नहीं, गाड़ी नहीं चलानी, तो फिर ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि दूसरों की जिंदगी में कुछ बदलाव आ सके, कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो सके। जो चीजें मैंने आज तक गरीबी, परेशानी, गुर्बत जो का जो दौर देखा मैंने, एक एक पैसे, एक नए पैसे की कीमत हमें पता है, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते थे तो 10 पैसे मिलते थे, 9 पैसे फीस होती थी, तो 1 पैसा हमें वापस मिलता था, तो उसका भी कुछ ना कुछ खाने के लिए सामान मिल जाता था। तो एक पैसे की वैल्यू हम जानते हैं कि क्या होती है। और एक पैसा कमाना, 1 रुपया कमाना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोग जब मिलने आते थे, वो बीमारी के, हमारे यहाँ ना ट्रेंड यही है, बीमारी के बारे में नहीं जानते, उसका नाम नहीं बोल सकते ठीक से, लेकिन उसका इलाज बताते हैं, आप ये कर लो ठीक हो जाओगे, आप ऐसे कर लो ठीक। हमारे अब क्या था, कैसे था, उनके घर में क्या था, किसके क्या हालात थे, उससे कोई मतलब नहीं उनको, लेकिन वो इलाज जरूर बताते थे। तो मुझे उन चीजों से ना, मतलब कि मैं अनईजी फील करता था। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपनी बीमारी के बारे में बात ना करूं, तो मैं कुछ हंसी मजाक में उसको टाल देता था। कोई भी आया तो मेरी कोशिश ये होती थी, तो कई बार तो बल्कि दोस्त एक दो मिलने आए मुझे, तो वो कहते यार
हम तो बड़े मतलब कि सीरियस मूड बना के भी जोली को इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, बिल्कुल चलना फिरना मना है, डॉक्टर ने सीरियस डिक्लेयर कर दिया है। तो जब वो आए तो जैसे दो चार लोग और बैठे थे, कहते हैं हमें तो लगता है हम किसी मुशायरे में आए हैं, हमें तो ये लग ही नहीं रहा कि जॉली को हम देखने के लिए आए हैं, मिलने आए हैं यहाँ पे। तो उस एक चिंगारी ने कि दूसरों की जिंदगी में कैसे हम बदलाव ला सकते हैं, उस चीज ने मुझे राइटर बनाया। तो वहां से मैंने सबसे पहले किताब लिखी थी हंसते हंसते जीना सी। जब मैं बीमारी के दौर से गुजर रहा था तो उस टाइम तकरीबन तकरीबन मैं डिप्रेशन वाली स्टेज में था, लेकिन अपने माइंड को मैंने समझाया कि इस तरह से जिंदगी थोड़ा कटेगी, मौत का इंतजार थोड़ा किया जा सकता है बैठ के, पता नहीं कब आना है उसने, जब आएगी शाम से जाएंगे, दुनिया जाती है हम भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो जब तक हैं दुनिया में तब तक तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि नाम लेते ही काम हो जाए। तो इस एक चिंगारी ने, एक स्पार्क ने मुझे राइटर बना दिया। बहुत प्यारा जुमला कहा आपने कि नाम ऐसा हो कि काम हो जाए। अच्छा ये बताइए कि जो आप ज्यादातर हिस्से मिजाह जो है आपके अंदर, क्या शुरू से ऐसे ही थे? जोली नाम जो आपको दिया गया, ये कोई टाइटल है या आपका नाम ही जोली है? नहीं, जोली हमारा सरनेम है। तो बचपन में तो खैर हमारे टाइम पे ना, अब मैं 70 साल का हूं, तो उस टाइम इतने, जैसे आजकल मेरे अब ग्रैंड चिल्ड्रन है, दो पोती हैं मेरी, तो हम इकट्ठे बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो जहां बड़े बुजुर्ग बैठे होते थे तो उस कमरे में या उस एरिया में बच्चों को जाके अलाउड नहीं होता था, मतलब कि हम जाके खुल के बात कर सकें या जरा सा भी शोर करें, तो नहीं, ऐसा नहीं। भी जहाँ दादा बैठे हैं, फादर बैठे हैं, वो कोई बात कर रहे हैं, तो मतलब कि उस टाइम तो ये खैर था ही नहीं। तो लेकिन ये है कि शुरू से बीमारी ने कुछ मतलब कि जब ज्यादा हावी हुई, तो कितनी भी तकलीफ में हो, दुनिया की कोई भी दवाई इतनी जल्दी हमें आराम नहीं दे सकती जितनी जल्दी एक छोटा सा मजाक जो है उससे हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। अब मैं अगर तकलीफ में हूं, मेरे घुटने में या मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अचानक आके कोई मुझे यहाँ पे एक चपत लगा देता है, तो इमीडिएटली दिमाग से सिग्नल आएगा कि वो दर्द छोड़ दो, वो जरूरी नहीं है, यहाँ जो लगी है ना पहले इसको बचाओ, इसको ठीक करो। तो दिमाग की अटेंशन एक सेकंड के कुछ हिस्से में वो डाइवर्ट हो जाती है। तो बीमारी से ध्यान हटाने के लिए मेरी कोशिश होती है कि हर चीज में कोई भी बात करें तो वहां पे मतलब कि देखें कि इसमें से ह्यूमर कैसे निकल सकता है, मजाक कैसे बन सकता है। अब एक हमारे यहाँ पड़ोस में ही वो छोटी सी दुकान है, मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट का सारा सामान मिलता है। तो वहां पे एक आदमी आया तो उसने पूछा वो शॉपकीपर से कि अंडे कैसे दिए। उसने कहा पहले तो ये बताओ कि आप भाव पूछ रहे हो या तरीका पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप? वो कहता है जी ना तो मैं भाव पूछ रहा हूँ ना मैं तरीका पूछ रहा हूँ। तो कहता फिर क्या पूछना चाहते हो, अंडे कैसे दिए, क्या मतलब है इसका? कहता एक्चुअली मैं कल अंडे लेके गया था, वो अंडे खराब निकले। कहता किस टाइम लेके गए थे? कहता उससे क्या फर्क पड़ता है? कहता बहुत फर्क पड़ता है जी। कहता वो कैसे? कहता मॉर्निंग में मेरे पिताजी अंडे देते, वो शॉप पे बैठते थे, और जब वो काम पे चले जाते हैं फिर दिन में मेरी वाइफ अंडे देती है, शाम को फिर मैं जब ऑफिस से आ जाता हूँ तो फिर मैं अंडे देता हूँ। अब बात कुछ नहीं है लेकिन बहुत अच्छा ह्यूमर बन गया, अच्छा मजाक बन गया। तो हर चीज में हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। आज जो चारों तरफ इतना स्ट्रेस, टेंशन, लोग परेशान हैं, छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं सिर्फ इसकी वजह से। लेकिन अगर यही घर का माहौल हल्का फुल्का हो,
मूड अच्छा हो, हल्का हो, प्यार वाला हो, तो जिस मूड के साथ अब सवेरे उठते हैं, सबसे पहले शुक्रिया अदा करें उसका, प्रभु का, भगवान का, अल्लाह का, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो रात को सोए और मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाए। हमें उसने फिर हर दिन नई जिंदगी दी, हर सांस के साथ एक नई जिंदगी दे रहा है, लाख बार उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सबसे पहले उठ के एक अच्छी सी चेहरे पे स्माइल लानी चाहिए, ताकि दिन की शुरुआत जब हो तो वो इतने प्यार से हो, जो भी घर में पहले मिले प्यार से उसे मिले, प्यार से बात शुरू करें। तो उससे क्या है कि ये ना एक वायरस की तरह होता है, फिर पूरे घर में ये वायरस फैल जाएगा स्माइल का, ह्यूमर का। सारे फिर जब जब कोई बच्चे स्कूल जाएंगे, कोई काम पे जाएगा, कोई बैंक में नौकरी करता है, तो सारे जो है एक खुशनुमा मूड में जाएंगे, फिर जहां जाएंगे वहां भी उसी मूड में रहेंगे। नहीं तो घर से अब सब्जी में जरा सा नमक कम है, नमक तेज हो गया, तो वहीं पे हमने क्लेश कर दिया। अब वाइफ ने सब्जी बनाई तो हस्बैंड ने कहा कि ये क्या बनाया है, कहती मैंने खोया पनीर बनाया है। कहता वो तो ठीक है, खोया पनीर बनाया है, इसमें पनीर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। कहती मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कह रही हूँ खोया पनीर बनाया, पनीर खो गया है, पनीर नहीं है इसमें। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है और बहुत अच्छा आप हंसाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी 42 जो जी बुक्स हैं, तो उनमें सबसे अच्छी बुक्स आपको कौन सी अच्छी लगती है? वैसे तो ये बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि एक माँ को, एक बाप को अपने सभी बच्चे अच्छे लगते हैं। तो जो आपकी किताबें वो भी ऐसे ही प्यारी होती हैं, जैसे आपने जो लिखी हैं वो अपनी औलादों की तरह प्यारी होती हैं। लेकिन फिर भी मुझे बताइएगा कि सबसे अच्छी बुक आपको जो है, आप कहते हैं कि वो सबसे अच्छी है, बेस्ट सेलर की बात नहीं करी, जो आपके दिल को छूती है। मुझे सबसे अच्छी किताब वही लगती है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो आपकी कोई किताब देखी नहीं, हम्म। लेकिन नहीं नहीं, आपकी किताब। एक किताब ऐसी है जो सारी दुनिया में सबको अच्छी लगती है। उस बुक का नाम है चेक बुक। उस चेक बुक के ऊपर जब नाम लिखा हो हमारा, एक बड़ी सी अमाउंट लिखी हो, तो वो बड़ी प्यारी लगती है, वो खूबसूरत लगती है। सही। वाकई इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें, आपकी किताबें हैं, आप भी कॉमेडियन बन सकते हैं। उसके नाम है अमीर बानो और सफलता की ऊंची छलांग। इसके अलावा बड़ा प्यारा सा नाम है लव यू जिंदगी और कामयाबी के बढ़ते कदम, ये भी आपकी किताब का एक नाम है। जी बड़ी बड़ी खुशियों की छोटी छोटी बातें, और वो है स्टोरीज द इनलाइटन टू दैट इनलाइटन यू। ये सारी बुक्स आपकी कुछ हैं जो टॉप सेलर्स हैं, तो इनके हाँ, बारे तो में कुछ बताइएगा। ये स्टोरीज दैट एनलाइटन यू ना। स्टोरीज दैट इनलाइटन यू। हाँ, एक ये लिखी थी मैंने, स्टूडेंट के लिए लिखी थी, टॉपर्स के टॉपर टॉप, टॉप टिप्स। टॉपर्स टॉप टिप्स। हम्म। तो इसमें मैंने बेसिकली ये कहा है कि कोई भी बच्चा जो है वो टॉपर बन सकता है। बहुत सारे बच्चों में ना शुरू से कम्प्लेक्स होता है कि हम तो 70% 60% से ऊपर नंबर नहीं ला सकते, हमारे नहीं, हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारा स्कूल अच्छा नहीं है, हमारी टीचर अच्छी नहीं। तो वो एक माइंड सेट ऐसा बना हुआ है कि हमें उससे निकलने की जरूरत है। दूसरे बच्चे अगर कर सकते हैं, देखो हमारा हार्डवेयर, हमारा शरीर, बॉडी जो है, हाथ पैर अब आपके हैं, मेरे हैं, बाकी सभी लोगों के, वो सेम है। सिर्फ फर्क कहां पे आता है, हमारी सोच में। हम अपनी सोच को कितना यूज करते हैं। कुदरत हमें सिखाती है कि बीज लेके आते हैं, किसी फूल के या किसी फल के बीज लेके आते हैं, तो जब लगाते हैं तो जो फार्मर होता है उसको पता होता है कि ये बीज, हाथ में तो 200 बीज आ गए, लेकिन एक बीज भी जमीन में लगाऊंगा तो ये बड़ा होके 10-15 फुट इधर जाएगा, 10-15 फुट और ऊपर भी जाएगा। कुदरत सिखाती है कि हमें अपनी पूरी कैपेसिटी यूज करनी चाहिए। हम 40, 50, 60 साल तक
अपनी आधी क्या 1/4 कैपेसिटी भी यूज नहीं करते। खुदा ने हर इंसान को यूनिक बना के भेजा है, उसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, उसको पहचानने की जरूरत है, अपने आप को डिस्कवर करने की जरूरत है। हम सारी जिंदगी दुनिया को तो देखते हैं, दुनिया की कमियां देखते हैं, अपने आप को डिस्कवर नहीं करते कि हम क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारी लाइफ का एम क्या है, किस लिए। इन बातों पे कभी हमने गौर ही नहीं किया। गौर क्या करना, कभी सवाल भी नहीं पूछा अपने आप से। अब जब तक अपने आप को डिस्कवर नहीं करेंगे तो अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर सकते कि हमारे अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, किस चीज से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वहां तक तो हम सोचते नहीं। तो जरूरत है इन बातों पे गौर करने की। इन बातों को मेरी कोशिश होती है, जब भी बच्चे मिले जो मिडिल एज के हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, उनको मैं कहता हूं कि पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, डिग्री एक कागज है, अभी कहीं नौकरी के लिए हमने जाना है या कुछ है, वहां पे ठीक है हमें काम आएगा, लेकिन जिंदगी को बेहतर बनाना है, जिंदगी को शानदार तरीके से जीना है, तो ये चीजें साथ में सीखो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि आप मोटिवेशनल राइटर भी हैं, इसलिए आप मोटिवेशनल ही बातें बता रहे हैं। एज ए मोटिवेशनल राइटर, आप मुझे ये बताइएगा, आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपनी किताबों के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए, जो आपने इतने सारे आर्टिकल्स लिखे उसके जरिए किस तरह अब मोटिवेट करते हैं आप? अब ये लेटेस्ट मैंने एक किताब लिखी है, इसका किताब का नाम है आप भी कॉमेडियन बन सकते हैं। अब इसमें कॉमेडी की बात नहीं है, ये मोटिवेशनल बुक है। रीजन बीइंग कि हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, ग्रेजुएशन की है, उससे ज्यादा एमबीए डिग्री की है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, कई कई सालों से खाली बैठे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कारोबार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, पेरेंट्स के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि कहीं पे बिजनेस शुरू करके दे दें। बातचीत तो हम सारे कर सकते हैं ना, हंसी मजाक तो सारे कर सकते हैं। आज के टाइम में बातें भी बिकती हैं। रेहान साहब के मैं कई बार मैसेज सुनता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह वो यंगस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स को गाइड कर रहे हैं, उनके अंदर एक स्पार्क पैदा कर रहे हैं कि अपने आप को पहचानो। उनका माइंडसेट जैसे वो चेंज करते हैं, ये भी माइंडसेट चेंज करने के लिए मैंने बनाई ये किताब। आप कुछ नहीं कर सकते, 2-3 महीने सिर्फ घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ हंसी मजाक से बात करना शुरू कर। आज इस इंडस्ट्री में कॉमेडी पहले भी थी, फिल्मों में पाकिस्तान की कॉमेडी तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में मशहूर है। उमर शरीफ साहब को मेरे ख्याल दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। चार्ली चैपलिन के बाद सबसे पॉपुलर अगर कोई है तो मेरी निगाह में उमर शरीफ साहब है, जो कॉमेडी उन्होंने की। अब अगर कॉमेडी का हुनर हम अच्छे से सीख लेते हैं, चाहे हम स्टेज पे करें, फिल्म में करें, टीवी में करें, लोकल किसी प्रोग्राम में करें, वहां से भी हजारों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो इस किताब में मैंने सारे वो एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है कि कॉमेडी क्या है, कैसे की जाती है, कैसे लिखी जाती है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे बात की जाती है, ऑडियंस के साथ कैसे डील किया जाता है, कौन सी बात से हम सामने वाले को खुश कर सकते हैं, किस बात से सामने वाली ऑडियंस हमारी नाराज हो सकती है। वो सारे एस्पेक्ट जिंदगी के मैं जितना समझ पाया आज तक कॉमेडी के, वो मैंने इस किताब में लिखे। कोई तरीके से इसे 2 से 3 महीने पढ़ ले और थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, मेरी गारंटी है कि वो 30, 40, 50 हजार रुपये महीना बड़ी आराम से कमा लेगा।
और उसके बाद अगर लगातार करता है तो 6 महीने के बाद वो 30-40 हजार रुपए रोज के भी कमा सकता है एक शो। तो ये इस तरह से मैं जो भी एक जरूरत है सोसाइटी को, जिस तरह का माहौल है, एक किताब का नाम लिया अभी आपने, लव यू जिंदगी, वो अब मैंने लिखी थी कोविड में। कोविड की अब किसी को उम्मीद नहीं थी पूरी दुनिया में कि ऐसी बीमारी कोई आ सकती है। हमारे घर के बहुत सारी, एक एक परिवार के 4-4 लोग चले गए, किसी को पता ही नहीं था। फैक्ट्रियां बंद हो गई, कामकाज बंद हो गए, लॉकडाउन हो गए, सारा कुछ जीरो हो गया। अब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, अपनी कमियां निकालनी छोड़ो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अगर इंग्लैंड में पढ़ा होता तो ये कर लेता, मैं कनाडा में गया होता तो मैं ये डिग्री ले लेता, मैं फिर ये कर। वो चीजें सारी छोड़, जो कुछ अभी आपके पास है, कल तक जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। कल तक अगर आप 10 बार फेल हुए हो, कोई बात नहीं, आज से तो आप कामयाब हो सकते हो। ये कहां लिखा है कि आज के बाद हम कामयाब नहीं हो सकते? डॉक्टर हैं दुनिया के, वकील हैं, 10 साल 20 साल 50 साल डॉक्टर प्रैक्टिस करता है ना, सर्जरी करता है, तो वो वर्ड यूज करते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पास फेल नहीं होते। वकील कोर्ट में केस लड़ते हैं तो वो ये नहीं कहता कि मैं हर केस जीतूंगा, जीत के दिखाऊंगा। जीत ही नहीं सकता हर केस, कितना भी बड़ा वकील हो। इसलिए वो वर्ड यूज करते हैं प्रैक्टिस। एक आम आदमी प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता? हम बहुत अगर 4 जबरदस्त बार पॉइंट है। फेल हो गए हैं, 5 बार फेल हो गए, तो क्या हुआ? हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब छठी बार हम पास होके दिखाएंगे, अब सक्सेसफुल होके दिखाएंगे। तो मोटिवेशन तो हर चीज में मिलती है, किसी चीज को कहीं से देखो। मैं एक चीज कहता हूं अपने जितने यंगस्टर्स हमारे बच्चे हैं कि रोटी ठंडी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जोश और जुनून है उसको कभी ठंडा मत होने देना। अगर वो गर्म बहुत है, अगर वो गर्म रहेगा, करिश्मे कर सकते हो आप। बहुत प्यारी बात करी आपने, बहुत खूबसूरत बात है ये, जबरदस्त। हम रोटी तो गर्म खाते हैं, जोश ठंडा कर देते हैं। जोश ठंडा। अच्छा, जहाँ तक किताबों की बात हो गई, हमने आपसे जाना कि आपने क्या किताबें लिखी, आपने जो आपका ह्यूमर है उसकी भी बात हो गई, नाम के बारे में जाना। अच्छा, अब यहाँ पर है कि आप ग्राफोलॉजिस्ट हैं, यानी सिग्नेचर्स को देख कर बताते हैं कि बंदा कैसा है, और उन्हीं सिग्नेचर्स को ठीक करके उस बंदे को अपने, उस इंसान अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है। ये जी, कैसे, ये कैसा इल्म है, इसके बारे में मुझे जरा बताइएगा। ये बहुत पुरानी साइंस है, तकरीबन 400 450 साल पुरानी साइंस है। ये तो किसी तरह की प्रेडिक्शन नहीं है। जो दूसरी साइंस हैं, जो जन्म पत्री, कुंडली, वास्तु, टैरो कार्ड, चाइनीज वो जो आ गए आजकल, फेंग शुई वगैरह, उस तरह की प्रेडिक्शंस या अंदाजे से कोई काम करने वाली चीज नहीं है। आपके पाकिस्तान की यंगेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट हैं समन असलम, वो आजकल सऊदीया में है। तो वो पाकिस्तान से हैं, उनके परिवार सारा पाकिस्तान में है। तो उन्होंने अभी लंदन से 4 साल की डिग्री ली है, इसकी 4 साल का कोर्स पढ़ाई करके। इसमें क्या है कि अब सादिया जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे मैं हाथ से लिखती हूँ। लेकिन असल में क्या आपकी उंगलियों को पता है, आपके हाथ को पता है कि आपका नाम कैसे लिखना है? उसको नहीं पता। आपका पेन कितना भी अच्छा हो, कितना भी महंगा पेन हो, क्या वो अपने आप कुछ लिख सकता है, आपके साइन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये सारे सिग्नल हमें ब्रेन से मिलते हैं। जैसे ही ब्रेन से सिग्नल मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा हाथ चलता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लिखना शुरू करते हैं। तो जो हमारा थॉट प्रोसेस दिमाग में चल रहा है, जो विचार हमारे दिमाग में
सिग्नल्स बना रहे हैं, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ये बेसिकली दिमाग का एक्सरे राइटिंग के रूप में सामने आ जाता है कि हमारा दिमाग कैसे सोच रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे उसको काम करना चाहिए, वैसे क्यों नहीं कर पा रहा। तो वो सारे सिग्नल जो है वो राइटिंग के फॉर्म में, क्योंकि कहने को 26 अल्फाबेट है, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर आदमी का जो लिखने का स्टाइल है वो अलग है। ए सभी अलग स्टाइल से लिखते हैं, बी सभी अलग स्टाइल से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबकी सोच अलग है। हम साइन करते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, थोड़ी मेच्योरिटी आती जाती है, हमारे साइन में ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाता है। तो वो चेंज क्यों आता है? क्योंकि हमारे सोचने की जो पावर है वो चेंज हो गई, वो ज्यादा मेच्योर हो गई, उसका विजन बड़ा हो गया। तो किसी की भी हैंडराइटिंग आती है तो 1 मिनट से कम में पूरी पर्सनैलिटी उसकी तकरीबन तकरीबन समझ आ जाती है कि ये कितने पानी में है, ये क्या बोल रहे हैं और अंदर से क्या है, कितना टैलेंट है, सिर्फ बातें कर रहे हैं या अंदर कुछ हुनर भी है इनके पास, स्वभाव कैसा है, प्यार से मोहब्बत से रहने वाले हैं या तीखा स्वभाव है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो प्यार से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, उनकी मिर्ची भी बिक जाती है, और जो थोड़ा तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, उनका गुड़ भी नहीं बिकता। ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें हमें हैंडराइटिंग साइन में देखते ही हमें समझ आ जाती है। फिर जहां जहां जरूरत है, अब वो जो भी आदमी जिस प्रोफेशन में है, वकील है, स्टूडेंट है, प्लेयर है, बिजनेसमैन है, फिर उसके हिसाब से, क्योंकि अगर एक ही नाम के 4 या 5 लोग हैं तो उनके साइन एक जैसे नहीं होंगे। उनका प्रोफेशन क्या है? क्योंकि अगर एक कारोबारी इंसान है, उसके स्वभाव में अगर तेजी होगी तो वो तो हर दूसरे दिन झगड़ा करेगा अपने क्लाइंट से। लेकिन अगर एक वकील के स्वभाव में तेजी नहीं होगी तो वो केस जीत नहीं सकता, वो तो कोर्ट में खड़ा भी नहीं हो पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए कौन सा आदमी किस प्रोफेशन से है, क्या काम करता है, कैसे करता है, उन सारी चीजों को देख के फिर हम सजेस्ट करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ जरूरत है बदलाव। तो वो करते हैं, जैसे ही वो चेंज होता है और हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका जो रीप्रोग्रामिंग होती है, तो हमें 3 से 4 हफ्ते में उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और कई हजारों लोगों के मैं अब कर चुका हूँ, इंडिया में, पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे कंट्री से लोग जुड़े रहते हैं मेरे साथ, जिनके मैं करता रहता हूँ साइन ठीक। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब सबसे पहले तो लोग इस शौक में आ जाते हैं कि ये चीजें तो मेरी फैमिली में नहीं पता, मेरी मदर फादर को नहीं पता, मेरी वाइफ को नहीं पता, आपको कैसे पता कि ये मेरी नेचर में ये चीज है। तो उससे उनको थोड़े अनईजी हो जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त इल्म है, उससे आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में उनके काफ़ी काम कर रहे हैं। इसमें आप कंसल्टिंग भी देते हैं? जी, मैं रेगुलर कंसल्ट करता रहता हूँ लोगों से। प्रोफेशनली मैं काम करता हूँ इस लाइन में, अब तकरीबन 23 साल हो गए मुझे। 23 साल। जी, अच्छा सर, ये बताइएगा कि सर रेहान अल्लाहवाला के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत ही कमाल की शख्सियत है। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मैं कुछ भी कह सकूं, क्योंकि लाखों इंसानों के बाद कोई एक इंसान ऐसा पैदा होता है जो अपने गम, अपनी परेशानियां, अपनी जरूरतों को भूल के सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कंट्री के लिए अपनी जिंदगी लगा देता है। तो मेरी मुलाकात तो नहीं हुई जनाब से, ख्वाहिश है जरूर जिंदगी में
कभी मौका लगा आपके यहाँ आने का या कभी वो इंडिया आए तो जरूर मैं मुलाकात करूंगा। मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, कभी आप भी इंडिया आए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे, हमारे घर पे। तो आज जो उनका एम है कि यूथ, सिर्फ वो कहते हैं आपके पास अगर एक मोबाइल फोन है और इंटरनेट है, उन्होंने इतनी बड़ी टीम तैयार कर दी है कि घर बैठे आप, लेडीज जो बाहर नहीं जा सकती, जाने आने में दिक्कत है या किसी और रीजन से नहीं जा सकती, तो आप घर बैठे फोन के थ्रू 25, 30, 40 हजार, उनका एम तो 1 लाख रुपए महीने का है कि हर आदमी जो है वो 1 लाख। आज हर आदमी पहले ये सोचता है कि मेरे पास 1 लाख है, मैं इसके 10 लाख कैसे करूं, 10 लाख हो गए तो इसमें 10 लाख और कैसे ऐड करूं। कितने लोग हैं जो अपना सारा कुछ भूल के दुनिया के लिए सब कुछ लगा देते हैं। तो उनमें से वो एक शख्सियत है, तो मैं तहे दिल से उन्हें सल्यूट करता हूं, उनकी पर्सनैलिटी को, और मुबारक देता हूं कि पाकिस्तान के लिए वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो और बहुत अच्छे मतलब कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे मतलब कि उनकी टीम के कई मेंबर, उनकी वीडियोस देखता हूं या बात होती है, जैसे 1-2 बार पहले भी मेरा जैसे इंटरव्यू किया उनकी टीम मेंबर्स ने, तो बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा सर, बिल्कुल सर, रेहान अल्लाह वाला के बारे में आपने जो बताया वो बेशक ऐसे ही है और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है उनकी। इसी तरह आप भी बहुत बागो बहार शख्सियत के मालिक हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन शख्सियत के मालिक हैं। मैंने जो शेर पढ़ा था उसमें यही था कि जुल्फ को खतो खाल और एक और कयामत, तस्वीर से चेहरे पे पर्दास तो देखो। पर्दास कहते हैं बारीकी से काम जो बना हुआ होता है ना, खूबसूरत सा, जी पर्दाज जी। उसको कहते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा था। तो माशाल्लाह से आप भी इतने अच्छे, इतने जबरदस्त, इतने टैलेंटेड इंसान आज हमारे शो में आए और बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि आप मैसेज देना चाहें मेरे व्यूवर्स को, लेकिन वो मैसेज ऐसा होना चाहिए कि जिसपे हम हंसते रहें, हंसे हंसे, हंसते हुए हम अमल करें। दो चीज कहना चाहूंगा। आपने शेर से शुरुआत की तो मैं भी एक तुकबंदी कहूंगा, शायरी तो मुझे आती नहीं है, कि जब भी मिलो किसी से तो ऐसे मिलो कि जिंदगी भर के लिए पहचान हो जाए। जब भी मिलो किसी से तो ऐसे मिलो कि जिंदगी भर के लिए पहचान हो जाए। जहां भी कदम रखो सदा के लिए निशान बन जाए। जब भी बोलो कुछ ऐसा बोलो कि वो सामने वाले के लबों की मुस्कान हो जाए। वाह, क्या बात, क्या बात, तो आज जबरदस्त जितने जबरदस्त। भी हमारे दोस्त भाई बच्चे दोनों कंट्रीज में सुन रहे हैं या दूसरे भी बहुत सारे कंट्रीज में आपका प्रोग्राम ये जाएगा, तो सभी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, आज नहीं इसे खुलवाना पड़ता लाखों रुपए देके औजारों के साथ। तो जो क्या बात, परेशानी, जो गम, जो कुछ दिल में है उसे बाहर निकालो, उसे शेयर करो। आप किसी से कम नहीं है, आप भी बहुत सारा काम कर सकते हो, बहुत सारे करिश्मे कर सकते हो। तो कभी अपने आप को किसी से कम मत समझो। अपने आप को, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि अपनी वैल्यू समझो, अपनी वैल्यू को हर दिन बढ़ाने की कोशिश करो। प्रभु खुदा बहुत मेहरबान है, हर दिन आपको तरक्की और कामयाबी देगा। ये मेरी दुआ है कि आप सभी की हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। आमीन। बहुत प्यारे, बहुत अच्छा अंदाज, बहुत अच्छा लगा। बड़ा मुझे तो अपने अंदर इतना दिल चाह रहा है मैं हंसूं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो हंसाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी मुझे इंस्पायरेशन मिलती है इससे। हालांकि मैं बहुत खुद सोबर पर्सनैलिटी हूँ, लेकिन मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो हंसा रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। ऐसे ही आपसे बहुत अच्छा लगा, आपसे जाना। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा आज के इस शो में कि आप सादिया कॉन्फिडेंस वाली के साथ जो आज आपका ये सेशन रहा उसके बारे में आप क्या कहते हैं?
जब भी कभी इस तरह की हस्ती से मुलाकात होती है, इंटरव्यू दिए जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हमारे पास चाहे कितना भी एक्सपीरियंस है, कितनी भी नॉलेज है, लेकिन हम फिर भी बहुत कुछ नया सीखते हैं। रीजन बीइंग कि अगर दो पॉजिटिव विचार आपके पास हैं, दो मेरे पास हैं, अब जब हम ये प्रोग्राम खत्म करके अपने घर जाएंगे तो आपके पास भी चार हो जाएंगे, मेरे पास भी चार विचार हो जाएंगे पॉजिटिव। अगर 100 रुपया होता, आप मुझे देते और मैं वापस देता, तो वो 100 रुपया ही रहता। लेकिन यहाँ पे हमारी जो नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, उर्दू में मुझे नहीं पता इसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज को, तो वो मालूमात। जी, मालूमात। मालूमात जी। तो ये जो अवेयरनेस, ये जो अलर्टनेस बढ़ती है, ये कई गुना बढ़ जाती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने थोड़ी देर ये बात की, कितना कुछ आपने मेरे बात से जो सुना या कुछ है आप आगे शेयर करोगे, मैं अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि आज मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। तो ये जो है, ये जो वायरसली मैंने बात कही, तो ये इसी तरह से पॉजिटिविटी जो है वो मल्टीप्लाई होती है। तो ये काम जो है रुकना नहीं चाहिए, ये काम चलते रहना चाहिए। सादिया जी को मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह जब कभी भी मौका मिले, जहां भी कोई अच्छे लोग मिले, उनको जरूर अपने प्रोग्राम में लेके आइए, जरूर उनके साथ इस तरह के प्रोग्राम करिए, और इसका मैसेज सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कोने तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जी का, आपकी सारी टीम का, कि आपने मौका दिया, आज आपके साथ इतनी बात की। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। जुहैब साकिब कह रहे हैं सलाम टू यू बोथ। आपको जी, सलाम कह रहे हैं। बहुत जुहैब साकिब कह रहे हैं वाह वाह वाह, क्या कहने। इसके अलावा सूफिया जाहिद है मेरे साथ, बड़ी अच्छी शायरा है पाकिस्तान की। ये कह रही हैं बहुत अच्छा। और जुहैब साकिब कह रहे हैं वेरी ट्रू जॉली पाजी। आप। थैंक यू, थैंक यू। और सूफिया जाहिद बहुत खुश हो रही हैं कि आज मेरे साथ एक राइटर हैं, तो वो बड़े थम्स अप दे रही हैं, राइटर हैं। और मेरे साथ हैं इस वक्त बहुत जबरदस्त शख्सियत, हिंदुस्तान की एक और प्यारी शख्सियत, कासिम अम्स का। तो वो कह रहे हैं जोली अंकल इज एन अमेजिंग पर्सन, आई एम हैप्पी टू सी हिज इंटरव्यू विद यू सादिया जी। थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया, सबको मेरा कन्वे करना प्लीज। और कासिम अम्स का कह रहे हैं ही इज अ ग्रेट मोटिवेटर टू, गॉड ब्लेस हिम एंड विश हिम टू कैरी ऑन हिज वर्क फॉर मेनी मेनी ईयर्स। मेरे पास आज इतनी किताबें, 42 किताबें, 1500 आर्टिकल लिखने के बाद आज फील हो रहा है कि अल्फाजों की कमी है, कि मैं शुक्रिया भी पूरे ढंग से नहीं कर पा रहा। इतना प्यार, इतना ब्लेसिंग्स, इतना जो मिला मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें इतना खुश कर दिया, इतना हंसाया और इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। और मेरी कोशिश होगी कि आप आते रहा करें, ऐसे शोज हम करते रहा करें, ताकि हम लोग लोगों में, जैसे लोगों के जो आपने कहा कि जो आपका मिशन है कि लोग क्यों परेशान हैं, लोग परेशान होना छोड़ें। आप लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मेरे शो के रेफरेंस से अगर ये अवेयरनेस मिल जाए, और अगर आप ये अवेयरनेस देते हैं कि वो खुश रह सकते हैं और खुश रहकर वो कमा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। खुश रह के ही कमाया जा सकता है, परेशानी में कुछ नहीं किया जा हाँ, सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये भी बहुत अच्छी बात कर दी। सारे एक एक जो आपने नुक्ते बयान किए हैं, वो जाहिर सी बात है, आप मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल राइटर एंड स्पीकर हैं, तो आपकी बात ही जबरदस्त है। जब आप आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं तो बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं, माशाल्लाह। तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है। और एक एक नुक्ता जो आप कह रहे हैं ना, वो तोलने के बराबर है, जबरदस्त, लाखों में तोलने के बराबर है, कहते हैं कि बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा बोले। तो ऐसे सेशंस हम करते रहेंगे किसी किसी इवेंट पे, ताकि आप लोगों को बताया करें हमारे इस सेशन के थ्रू। हमेशा हाजिर रहूंगा, जब भी आप कहेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा, जरूर मैं आपको ज्वाइन करूंगा। शुक्रिया। बहुत थैंक बहुत यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे शो में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा।
बहुत ही मज़ा आया, बहुत हम खुल के हँसे और हमें भी पता चला, तो मुझे अंदाज़ा है कि खुश रहना कितना ज़रूरी है, लेकिन आपसे जानकर और अच्छा अंदाज़ा लगा। यकीनन मेरे नाज़रीन ने भी ये सोचा होगा, समझा होगा और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में यकीनन इस बात को इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे कि खुश रहना ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। जो इस खुशनसीबी को पा लेता है, वो ज़िंदगी को पा लेता है। लास्ट में एक लाइन बस कह के खत्म करते हैं, बिल्कुल, जो हंसता है वो खुदा की इबादत करता है, जो दूसरों को हंसाता है खुदा उसकी इबादत करता है। क्या बात! ज़बरदस्त। तो बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए हर बेशक। इंसान को चाहिए खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, प्रभु बहुत कृपा करेंगे, बहुत कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी प्यारे से और खूबसूरत से पैगाम, जोली अंकल के पैगाम के साथ सादिया कॉन्फिडेंस वाली को कॉन्फिडेंट पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए शो में नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ज़िंदाबाद।